इससे पहले कि शोभना जी का जो डांस है वो 7 बजे है, तो 10-15 मिनट मैंने पहले ही कहा कि हम थोड़ा सा ताख़ीर हुई, उसके लिए माजरत ख़्वाह हैं, हम आपसे माजरत तलब करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अरविंद गौड़ साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। श्रीकांत वर्मा साहब तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर आमना मिर्ज़ा इस सेशन को मॉडरेट करेंगी। सेशन है जीवन का दृश्य रंगमंच। शुरुआत करें रंजीत जी? जी जी बिल्कुल, आप ही को करना है। शुक्रिया। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब टू ईच एंड ऑल। आज कल्चरल कारवां में, आज के इस खूबसूरत समारोह में एक बार फिर यहाँ मंच से तहे दिल से आप सभी का सहृदय स्वागत है, खुश आमदीद, वेलकम। क्योंकि बात जैसे शुरुआती सत्र में हमारे गणमान्य अतिथियों ने, साथियों ने हमें बताया कि आज कल्चरल कारवां में हम जश्न अदब के जो सुंदर बेहतरीन 10 वर्ष रहे हैं, और जो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की सर आपने बहुत ही खूबसूरत बात करी, क्योंकि जो 10 वर्ष हैं ये साहित्य कला को उसने बहुत खूबसूरत अंदाज में संजोया है, और इस सुंदर रास्ते में जो विचार होते हैं, जो विचारों का यथार्थ होता है, एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इसी बात के साथ ये जो बेहतरीन सत्र है जीवन का दृश्य रंगमंच, इस सत्र की शुरुआत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत, वेलकम। मंच पर इस समय मेरे साथ ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जिनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर ही एक बहुत ही बेहतरीन नायाब शख्सियत हैं। फिर भी जैसे मैं इनको इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं चाहती हूँ इस बेहतरीन हॉल में उपस्थित सारे हमारे साथी ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत ज़रूर करें। चाहे ब्रीद इनटू द शैडोज की बात हो, ए जिंदगी की बात हो, फोन मूड की बात हो, आपका किरदार, आपके विचार, आपका हुनर की तारीफ सब जगह है। साथ स्वागत करिए श्रीकांत वर्मा जी का। अस्मिता थिएटर ग्रुप से लेकर देश के हर जगह में थिएटर को आपने बहुत ही एक रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया है। तालियों के साथ स्वागत है अरविंद गौड़ जी का। और साथियों, मैं हूँ डॉक्टर आमना, पढ़ाती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस समय जश्न अदब के हमारे प्रिय साथी रंजीत जी का कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी इस विचारों के मंथन में, इस सृजन में आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। विलियम शेक्सपियर की जो बहुत ही सुंदर बात है, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, सर आपने इसका भी जिक्र भी किया था अपने शुरुआती सत्र में, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एज यू लाइक इट, पोएम से स्पोकन बाय जैक्स। और इसी के साथ मैं इस वाले सत्र की शुरुआत करूंगी कि जीवन का दृश्य रंगमंच। रंगमंच जो है उसमें बहुत विभिन्न रंग हैं। मैं दोनों हमारे पैनलिस्ट से इस सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ कि जीवन का वो कौन सा फेज था कि आपने कहा कि नहीं, रंगमंच होगा मेरी पहचान। अरविंद गौड़ जी, श्रीकांत जी, हाँ श्रीकांत जी, वो असल में अपने इस प्रोग्राम का नाम है जश्न अदब, तो अदब यही सिखाता है कि मेरे बड़े वो शुरुआत करें, तो मैं देखिए ये नहीं तो देखिए वो कहते हैं ना, विचारों के ताना बाना में जो आदान प्रदान में बहुत सारी नई बातें आती हैं। अरविंद जी कह रहे हैं हमारा अदब सिखाता है कि पहले हमारे अस्मिता में या हम कहीं भी होते हैं जी, या परिवार में भी, ये कोई लखनवी अदब की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह है। सबसे पहले हमारे परिवार में जो छोटा होता है उसको पहले मौका दिया जाता है, बाद में बड़ा खाता है जी। तो ये बिल्कुल नहीं, अब आप इसको माने, ठीक है। श्रीकांत जी, जीवन क्या है, रंगमंच है, इसी बात से करते हैं शुरुआत। वो कब समय था, वो कौन सा मौका था जब आपने कहा रंगमंच होगा मेरे जीवन की एक अहम पहचान? श्रीकांत वर्मा जी। जीवन रंगमंच ही है, मतलब रंगमंच एक तरह से हम लोग, एक सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग आए, अपना समय निकाल के। रंजीत जी का शुक्रिया अदा करूँगा, और जश्न अदब का जो उन्होंने मुझे ये मंच दिया आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, बहुत साहित्य को पढ़ने वाले, समझने वाले, नाटकों को, रंगमंच को समझने वाले लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों के बीच बातचीत करते हुए। तो रंगमंच सब आप लोग जानते हैं कि हम अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी वो भी एक रंगमंच की तरह है। बस इसके अंदर ये होता है कि हम जो जी रहे हैं हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक एक्टर को थोड़ा पता होता है, पूरी स्क्रिप्ट का पता होता है। तो जीवन से तो जुड़ा हुआ है रंगमंच, और रंगमंच हम अपने जीवन में हर किसी ने वो रूबरू हुए होंगे, कहीं ना कहीं नाटक किए होंगे स्कूल में या कहीं कॉलेजेस में। तो वैसे मेरी शुरुआत भी रंगमंच के स्कूल से ही हुई थी। और वैसे तो देखा जाए तो हमारे जीवन में रामलीला या रासलीला इस तरीके से इस रूप में रंगमंच हमेशा रहा है, और ये बहुत पुराना रंगमंच का इतिहास है। कहा जाए तो हमारा जो हिंदी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो हमारा भारतीय रंगमंच है वो बहुत पुराना है, शुरुआत ही वहीं हुई। और ये इतना पुराना है कि इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, पौराणिक, एक जो प्राचीन, एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक। तो जो पौराणिक, जो प्राचीन रहा है वो तो हमारा वेदों के टाइम से है। तो ये ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की थी, तो इससे तो हम लोग कहीं अछूते नहीं रहे, हमारी संस्कृति है ये। तो ये हमारे अंदर अच्छा बसा हुआ है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग उससे अछूते नहीं रहे हैं। तो मैं भी नहीं था, मैं भी धीरे धीरे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि हम लोग कोई किसी दूसरे प्रोफेशन में चला जाता है, लेकिन उसके मन में वही रंगमंच और साहित्य से जुड़ाव बना रहता है। कहीं ना कहीं करने का मन होता है कि हाँ, मैं भी स्टेज पर पहुंचूं, मैं भी ये सब करता रहूं, क्योंकि लोगों के पास, हर एक के पास चॉइस नहीं होती कि वो इसको अपना प्रोफेशन बना ले, या वो शायद हिम्मत नहीं होती, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मेरा प्रोफेशन बन जाएगा कभी। मैं भी बस एक शौकिया तौर पे ही मैं आया था। मैंने रामलीलाएं भी की थी उस समय, जो बचपन में हम लोग जो होता है कि गली मोहल्लों में रामलीलाएं होती, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे मतलब शुरुआत हुई मेरी। फिर स्कूल्स में हम लोगों ने नाटक किए। मैं तब 6th क्लास में था, तो मैंने सीता का पाठ किया था वहाँ भी। तो वो मुझे कोई रोल ही नहीं दिया, उन्होंने कहा सीता बन जाओ। मैंने कहा सीता बन जाओ, ये कैसे? नहीं, तुम सीता बनो। सीता का पाठ किया मैंने उसमें। तो उसके बाद धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ मैं कुछ करता रहता था। तो वहाँ से इसका एक बना। फिर मैं 1990 में मुझे पता चला कि ये प्रोफेशनली भी थिएटर किया जाता है, होता है। तो मंडी हाउस पहुंचा। मंडी हाउस में उस समय श्री राम सेंटर, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ एक्टिंग स्कूल है, तो वहाँ आप जुड़िए लोगों से। तो मैं वहाँ गया। वहाँ धीरे धीरे मतलब मुझे पता चला यहाँ 6 महीने या मेरे ख्याल शायद 9 महीने का हुआ करता था ना उस टाइम पे। तो किसी ने मुझे कहा नहीं, आप यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ आप जाइए, यहाँ ठीक नहीं है। तो ऐसे भटकता रहा मैं कुछ दिन। लेकिन बाद में फिर मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। उन्होंने रंजीत कपूर जी के वो रिश्तेदार रही हैं, अमिता उद्गाता जी, उनके साथ मैं जुड़ा, उनके साथ बहुत नाटक किए मैंने। नुक्कड़ भी बहुत किए थे उस समय। तो धीरे धीरे करते करते मैंने एक अपना ग्रुप भी बनाया। ग्रुप के साथ फिर मैं श्री राम सेंटर से जुड़ा बाद में। फिर मैंने वहाँ 2 साल का कोर्स किया। उसके बाद मैं रेपेटरी से जुड़ा रहा, वहाँ 15 साल में जुड़ा रहा। फिर अरविंद जी ने मुझे कहा कि श्रीकांत, तुम यहाँ श्री राम सेंटर को श्रीकांत सेंटर करके जाओगे क्या? तो मैं फिर वहाँ से फिर मैंने वहाँ छोड़ के फिर किंगडम ऑफ ड्रीम्स गया। और इसी के बीच में मैं फिल्मों में और नाटकों में, जो सीरियल्स जो दिल्ली में जो बनते थे, उनसे मैं जुड़ा रहा, ऐड से भी ये सब करता रहा। लेकिन उसी बीच में 2014 में मेरी एक फिल्म आई थी, आंखों देखी। तो वहाँ से फिर सिलसिला ऐसा हुआ कि चलता चला गया।
दम लगा के है शाह और बहुत सारी फिर फिल्म्स और ये सब चलता रहा। तो थिएटर से तो लगाव बचपन से था और वो कभी दूर नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत शुरुआत करी श्रीकांत वर्मा जी आपने कि जो रंगमंच है वो हमारी संस्कृति का अहम आयाम है। इट्स नॉट ओनली एन आर्ट फॉर्म बट इट हैज़ अ वेरी डीप इंट्रिकेट रिलेशन विद आवर डीप हिस्ट्री ऑल्सो। अरविंद जी, मैं आपके साथ पास आना चाहती हूँ। रंगमंच केवल कला नहीं है, श्रीकांत जी ने श्रुत करा है, ये जन जन का एक संवाद है और ये संवाद हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। थिएटर की दुनिया में आपको परिचय की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल वो कौन सा लम्हा था दैट यू वेंचर्ड इनटू द रेल्म ऑफ थिएटर? अरविंद जी प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले जश्न अदब के कुंवर रंजीत को बहुत बहुत बधाई और संस्था से जुड़े तमाम लोगों को बहुत बधाई कि इतनी लंबी यात्रा करते हुए आज हम स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर बातचीत कर रहे हैं। और किसी भी संस्था के लिए लगातार चलना, संस्थाएं बहुत बनती हैं, नाटक भी बहुत संस्थाएं बनती हैं, लेकिन लगातार चलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अब मैंने अपने जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में बहुत सारे संस्थाओं को देखा, 3-4 साल के बाद उनको ख़त्म होते देखा, लेकिन ये संस्था जश्न अदब जिस तरह से काम कर रही है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इसका जो विस्तार है, जो कार्यक्रम रंजीत ने बताया, जिस तरह विस्तार लगातार किया जा रहा है, वो बहुत ही बड़ा है। और मुझे लगता है कि ये इससे सांस्कृतिक जगत में एक नई चेतना और एक नया पूरा आंदोलन ये इस संस्था से पनप रहा है। उसके लिए दोबारा से बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि संस्था का इतना लंबे चलना मेरे लिए भी बहुत बड़ी अहम बात है। हम भी इस वर्ष 30 साल के हो रहे हैं, हमारी संस्था भी अस्मिता थिएटर ग्रुप भी। तो संस्था को चलाना, आगे बढ़ाना बहुत कठिन काम है। और आपने मेरी यात्रा के बारे में पूछा, तो मैं भी रंजीत की तरह, पहले मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग था और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेरे परिचित बैठे हैं जिनको बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ हमेशा देखता रहूँगी। जिन किताबें पढ़ते हुए पत्रकारिता में मैंने आगे पत्रकारिता शुरू की थी। नमस्कार सर। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो ये, लेकिन मैं पत्रकारिता में टिका नहीं। इंजीनियरिंग छोड़ा मैंने, इसलिए छोड़ा, मुझे लगता था कि मैं दुनिया को बदलना है। मुझे एक उम्र होती है आपकी जब आप जो हैं भगत सिंह को पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, गांधी भी पढ़ते हैं कुछ अपने रिजर्वेशन के साथ, लेकिन तमाम चीज़ पढ़ते हुए आपको लगता है कि दुनिया में परिवर्तन होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो गलत हो रही हैं उसके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। तो मैं इंजीनियरिंग छोड़कर पत्रकारिता में आया। और लेकिन पत्रकारिता में उस दौर में आया जो सबसे उसका गौरवशाली समय था, जिसमें राजेंद्र माथुर थे, एसपी सिंह थे और आप लोग थे जिनसे हमने कुछ सीखा सर। तो लेकिन मुझे 90 के दशक आते आते लगा कि इसे यहाँ भाई कुछ नहीं हो सकता। मैं माफ़ी चाहूँगा पत्रकारों से, लेकिन मुझे लगा उसकी सीमा है सर। आपको अब सीमाएं पता लग चुकी होंगी सारे। मुझे लगा मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर पीटीआई टीवी चला गया, मैं टेलीविज़न में चला गया, 2 साल वहाँ रहा। मुझे लगा कि टेलीविज़न के माध्यम से कुछ करूँगा और फिर मैं जाकर सिनेमा में जाकर कुछ करूँगा। लेकिन वहाँ रहते हुए मुझे लगा नहीं, वापस थिएटर करना चाहिए, क्योंकि मैं नाटक कर रहा था। आपने कहा कि कब नाटक से जुड़ा, आप बचपन से नाटक से जुड़ जाते हैं। स्कूल में जब कुछ भी होता हुआ देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर या शिक्षक दिवस पर, तो आपका मन करता है आप भी माइक हाथ में थामे, आप बोलना शुरू कर दें और नाटक या चंद पंक्तियां मंच पर ले लें। लेकिन हमारे साथ ये था कि मैं स्पीच इम्पेयर्ड था। तो जब भी मैंने कोशिश की तो एक आध बार गया मंच पे, तो जाते के साथ ही जब मैंने बोलना शुरू किया, मैं बोल रहा था, पूरा स्कूल हंस रहा था। तो ये थोड़ा मुश्किल समय था। मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो रहा है, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ। और लेकिन जब अच्छा किया है, खराब किया है, जब समझ में आना शुरू हुआ, जब स्कूल में 6ठी क्लास में मास्टर ने कहा कि बैठ जाओ, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और लड़ाई लड़ी, टीचर से भी लड़ी, स्कूल से भी लड़ी, लेकिन अंततः उनको पढ़वाना पड़ा। वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई अपनी भाषा को, खुद को सुनने की, समाज को देखने की, समझने की और गलत बात का विरोध करने की, वो आज तक कायम है। और मुझे लगता है मेरा थिएटर ऐसा ही है। और इसमें उसके बाद मैंने नुक्कड़ नाटक किए,
जब बड़ा हुआ थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक किए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो दिल्ली की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है कोड़िया पुल पर, वहाँ से मैंने जाता था और वहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे। मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही कर सकता हूँ, मैं खुद ही जुट गया। तो करते करते सीखते हुए गलतियाँ करते हुए 8-10 साल इधर उधर काम करते देखते हुए मेरा नाटक शुरू हुआ। लेकिन नाटक मेरा सिर्फ ये था कि मैं वो बात करूँ, मेरे जो समाज की बात है, जो बातें मुझे लगता है कहने के लिए है, मैं मनोरंजन के लिए या यहाँ पर स्टार बनने के लिए नहीं आया था। और वो यात्रा जब मैंने पीटीआई टीवी छोड़ा दोबारा शुरू हुई और तब से 30 साल की यात्रा हम कर रहे हैं। पर हमारा ये था कि मैं नाटक में सिर्फ कुछ करने के लिए आया था कि जहाँ अपने आप को तलाशूँ। आज मैं अपने आप को तलाश करता हूँ और अपना विकास करता हूँ। अपने विकास के साथ मेरे अभिनेता भी मेरे साथ यात्रा करते हैं, उनका विकास होता है। तो रोजाना कुछ नया पाना, नया खोजना, कुछ नया सीखना मेरे रंगमंच का ध्येय है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी के बीच और स्पेशली हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय पैनलिस्ट के बीच टेरेंस मॉन का एक बहुत सुंदर विचार और गहरा विचार भी है। टेलीविजन, मूवीज विल मेक यू फेमस, टेलीविजन विल मेक यू रिच, बट थिएटर विल मेक यू गुड। अब यदि मैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आदरणीय श्रीकांत जी व आदरणीय अरविंद जी का रंगमंच के साथ एक बहुत गहरा और बहुत लंबा जुड़ाव है, आपके अनुसार, एंड आप दोनों ने OTT, आज OTT ने काल चक्र को परिवर्तन कर दिया है, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, द आइडिया ऑफ मैसेज, सब में परिवर्तन आया है। उस पृष्ठभूमि को देखते हुए, लुकिंग एट दैट कॉन्टेक्स्ट, बीइंग इन द वर्ल्ड ऑफ थिएटर, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग? रंगमंच के साथ सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज क्या है जो आज भी बरकरार है? श्रीकांत जी, अरविंद जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी इस समय जी। जैसे OTT ने काल चक्र को परिवर्तन कर दिया, तो इसलिए समय, जी हाँ, सबसे खूबसूरत बात क्या है रंगमंच? नहीं, ये बिल्कुल बहुत ही वाजिब सवाल है। दूसरा है कि रंगमंच से अन्य माध्यम में जाकर नाम कमाने वाले, अच्छा सिनेमा हो चाहे OTT हो, हमारे साथ बैठे श्रीकांत वर्मा जिन्होंने बहुत काम किया, तो ये अपने अनुभव उसके बताएंगे। मेरा ये कि मुझे लगता है कि नाटक, रंगमंच वो ताकत है जिसे दुनिया भर के सिनेमा हो, OTT हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, उसमें अभिनय के मापदंड को बड़ा कर दिया है। हमारे रंगमंच से निकले हुए अभिनेता आज उन्होंने जहाँ पर भी सिनेमा में जाते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये नाटक वाला है, तो हमें खुशी होती है। हमारे विद्यार्थी जब काम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात की खुशी होती है कि वो प्रशिक्षित हैं, वो किसी बड़े बाप की या जो करोड़पति औलाद नहीं है और जो खानदानों से आए हुए लोग वो नहीं है। वो सालों साल, कम से 20-25 साल श्रीकांत ने नाटक किया, सालों साल मेहनत करके पसीना बहाकर सड़कों पर, मंच पर और चाय बिस्कुट खाते हुए नाटक करके इस समाज में एक नई ज्वाला, एक नया जो है उजाला करते हुए सिनेमा तक जाते हैं। तो उनका जो पूरा संघर्ष है, उसके बाद जाकर वहाँ जो अभिनय के नए मापदंड पैदा करते हैं कि ये इसको एक्टिंग कहते हैं, वही रंगमंच की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है। और जैसा आपने जो कोट किया, मैं उसी को अलग से कहता हूं कि जो सिनेमा है आपको बहुत बड़ा कर देता है। 75 कितना बड़ा सेंटीमीटर होता है, बहुत बड़े से बड़ा कर देता है। इतने बड़े पर आपकी आंखें आ जाएंगी। जो सिनेमा आपको बड़ा कर देता है, टेलीविजन आपको छोटा कर देता है, मोबाइल भी छोटा कर देता है। एक नाटक ही है, रंगमंच ही है, जो आप जितने हैं आप 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ सकते, आप जितने वही रहेंगे। यानी कि यथार्थ समाज का जो यथार्थ है, हमारी ज़िंदगी का जो सच है, वो रंगमंच देता है। और उस ताकत को श्रीकांत जैसे अभिनेता रंगमंच से लेकर आगे दुनिया में लेकर जाते हैं। OTT और सिनेमा, वहाँ पर हमारे रंगमंच के अभिनेता ही अपना रंग, अपना जलवा वो बिखेर रहे हैं और बिखेरते रहेंगे। रंगमंच की बहुत बड़ी ताकत है। श्रीकांत जी, सर ने इतना बोला है, बहुत अच्छा बोला है, और उसके आगे मैं कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँगा। बस सिर्फ मैं उतना ही बोलूँगा कि सर ने रंगमंच के बारे में जो बात कही बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कही है। रंगमंच आज भी मेरी रगों में दौड़ रहा है। जैसे एक वो कहते हैं ना कि एक मैकश की तरह, जैसे वो एक मैंने रंगमंच की, वो मेरी रगों में दौड़ रही है और ना जाने कब मेरे दिलो दिमाग पे तारी हो गई है। और ऐसी हुई है कि उसका नशा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो रंगमंच आज भी मैं मतलब जब
फिल्में करता हूँ या OTT पे जो वेब सीरीज़ जो आ रही हैं वो जब हम लोग करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। वो उस समय हम लोग जब करते हैं तब हमें उसका रिस्पांस नहीं मिलता। वो रिस्पांस हो सकता है 1 साल बाद मिले, हो सकता है कुछ महीनों बाद मिले, लेकिन वो जो भूख होती है एक कलाकार की, जो एक एक्टर की, वो जिसने मतलब मुझे 25 साल तक लगातार थिएटर करने के लिए मजबूर किया, वो तालियां, वो गड़गड़ाहट, वो लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना, वो जब हम लोग इस स्टेज पर होते थे तो स्टेज को चार्ज करना, वो जो मतलब जब आप नाटक ख़त्म होता था तो लोग उठकर जब तालियां बजाते थे, वो उन तालियों को अपने साथ ले जाते थे घर, और बहुत दिनों तक उसी में वो भूल जाता था सब कुछ। ये भी भूल जाते थे कि इसमें थिएटर में कोई पैसा नहीं है इतना, और हम पूरी ज़िंदगी इसी में जा रही है। तो कहाँ, तो इसमें क्या था कि वहाँ पैसा नहीं, वहाँ चाय पी के ही हम लोग रिहर्सल कर करके हम लोग नाटक किया करते थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि रंगमंच आज भी, जितने भी रंगमंच के जो कलाकार हैं जो फिल्मों में हैं, उनके मन में अभी भी वो है, और कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो नाटक करते हैं। आज मेरा भी मन होता है कि मैं नाटक करूं, लेकिन बस एक चीज़ से फंस जाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता। 1 महीना चाहिए उसके लिए, कम से कम मतलब 15-20 दिन तो चाहिए, और अगर वो नहीं हुआ तो शायद मुझे लगता है कि आप समय मांगता है वो पूरा, आप डेडिकेशन, मतलब आप उसमें ऐसे नहीं कि मेरी डेट्स नहीं है, मैं इस डेट पे ये कर लूँगा, फिर ये दूसरा सीन में 2 महीने बाद मैं कर लूँगा या 1 महीने बाद कर लूँगा। यहाँ तो एक बार में जो होना होता है बस। रंगमंच जीवन की तरह, जिंदगी की तरह। यहाँ अगर भूलने के बहुत सारे किस्से भी होते हैं, तो वो रंगमंच करते समय ऐसी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो मुझे OTT आपने जो बात कही, OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एक्टर्स या रंगमंच करने वालों के लिए एक जीवन यापन, यानी आगे उसके लिए बहुत सिनेमा ये सब पैसे के लिए, उसकी भूख के लिए तो ठीक है, आप जाते भी इसीलिए वहाँ पर। और एक चीज़ और होती है कि रंगमंच में हमारी दर्शक दीर्घा थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जो भी हमने किया उस समय वो वहीं ख़त्म हो जाता है, वो रिकॉर्ड नहीं होता। अब तो होने लगा है, लेकिन पहले नहीं होता था वहीं। तो दर्शक दीर्घा वहाँ सिनेमा में बढ़ जाती है। वहाँ पर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में आप पहुँचते हो, आपके काम को देखा जाता है। लेकिन वो जो रंगमंच का जो नशा है वो अलग ही होता है। लेकिन ये जो OTT है, इसने बेहतर भी बनाई हैं चीज़ें, और कुछ चीज़ों को मैं कहूँगा कि बिगाड़ा भी है और अच्छा भी बनाया। लेकिन ज़्यादातर पहले जो हमारे जो एक्टर्स आते थे, जो रंगकर्मी, उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होती थी। वो सीधे पूरी तरह से अपने आप को झोंक कर आते थे कि हाँ नहीं, हमें रंगमंच ही करना है। अब उनके दिमाग में ये रहता है कि जल्दी करके वो हमें सिनेमा करना है या किसी वेब सीरीज़ में या किसी फिल्म में काम करना है। तो ये एक क्रेज़ है, वो हम मतलब मैं ये मानूंगा कि आजकल का जो ये चल पड़ा है, ये थोड़ा सा उसको कमज़ोर करता है। तो एक एक्टर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि पहले आप सिद्धि कर लीजिए, प्रसिद्धि तो बाद में मिली जाएगी। बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, सिद्धि से लेकर प्रसिद्धि तक जो आपने बात रखी है बहुत अहम है, और इसी से जुड़ा है मेरा अगला जो सवाल जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। ये बात तो निस्संदेह है कि रंगमंच कलाकार को निखारता है, एक नायाब कीमती पत्थर की तरह। लेकिन आज हम जो कंपटीशन है उसको भी, जो प्रतिस्पर्धा है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज की परिस्थिति में जहाँ निरंतर बदलाव ही एक कटु सत्य है, constant change is a defining reality of our everyday life। तो आज के संदर्भ में, आज से 5 वर्ष के बाद जब हम 2027 में जश्न अदब में इसी तरह कल्चरल कारवां में संवाद कर रहे होंगे, आज से 5 बरस के बाद आप थिएटर को कहाँ देखते हैं अरविंद जी? Where do you see theatre going from the contemporary times from 5 years to now? जब मैं नाटक पर लिखता था उस समय भी ये सवाल, जब मैं इंटरव्यू करता था तो सामने वाले से पूछता था, आप जो है 10 साल बाद नाटक कहाँ देखते हैं?
तो ये सवाल हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि हम रंगमंच के बारे में वाकई में गंभीरता से सोचते हैं। हम चाहते हैं रंगमंच हमेशा जिंदा रहे, हमारी नसों में रहे, हमारे समाज में रहे और दर्शकों की तालियों के साथ रहे। तो जब मैंने 30 साल पहले, उससे पहले 10 साल मैंने काफ़ी इधर उधर फ्रीलांसिंग किया, इस ग्रुप में उस ग्रुप में, खुद ही अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की। वो मेरे संघर्ष के दौर थे, रंगमंच में भी पत्रकारिता में भी। तो उस समय भी ये सवाल था, जब मैं रंगमंच में नाटक में आया, रंगमंच कैसे काम करता है, मैं इसे भी बताना चाहता हूँ। 30 साल पहले जब मैं रंगमंच में आया था, विधिवत रूप से अस्मिता की स्थापना की थी, तो हमारे ग्रुप में सिर्फ 2 लड़कियाँ थी। रंगमंच कैसे समाज में आता है उसकी बात करता हूँ मैं। और उसके बाद में उनके घर जाकर उनको माँ बाप को समझाना पड़ता था कि आप जो है नाटक के लिए उसको भेज दीजिए और हम 7 बजे से पहले उसको किसी से उनके घर पहुंचवा देंगे। परिवर्तन कैसे होता है? आज 30 साल बाद मेरे ग्रुप के अंदर लगभग 45 लड़कियां हैं। और उस समय अभिनेताओं के लिए हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी, भाई हमारे ग्रुप में काम कर लो, हमें नाटक करना है। उस समय के जो प्रशिक्षित अभिनेता होते, ट्रेंड अभिनेता होते थे, वो उनके अपने क्योंकि रोजगार ढूंढ रहे थे, अपनी चीज़ें होती थी, अपनी शर्तें होती थी, तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता था। आज हमने पूरा परिवर्तन जो किया, हमने तय किया कि हम किसी भी इस तरह के अभिनेता जिसके पास समय नहीं है या जो पहले से ट्रेंड एक्टर है उसको नहीं, हम अपने अभिनेता प्रशिक्षित करेंगे और अभिनेता प्रशिक्षित करके हजारों की संख्या में हमने समाज में दिए। ये एक बुनियादी बातें जो मैंने की। अब इसका परिवर्तन कैसे आया, पूरे समाज पे अंतर पड़ा। पहले जब मैं नाटक करने आया था तो पहला नाटक कैसा था, आज का नाटक कैसा, मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। 5 साल बाद तो उसमें आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। मैं जब नाटक करने के लिए दुनिया में आया, मैंने कहा कि मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ। मैं ट्रेनिंग के लिए पहुँचा एक डायरेक्टर के पास कि भाई मुझे भी आपके ग्रुप में काम करना है। एक संस्थान में पहुँचा था दरअसल। तो उन्होंने मुझे देखा, अरे मेरी शक्ल देखी, करो कुछ। मैंने जो भी जानता था मैंने बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया, ना तुम्हें बोलना आता है। हमें उस समय स और श का अंतर नहीं पता था, जय और जय का अंतर नहीं पता था, कि हम जिस बैकग्राउंड से आए थे हम उसी पर खड़े हुए थे और अपने बैकग्राउंड पर हम गर्व करते थे कि हम गाँव की पृष्ठभूमि से हैं। तो हमें कुछ नहीं था। हमें ये तो बाद में पता लगा कि जय और जय कुछ होता है, ये सभ्यता की भाषा कुछ और होती है। हमारे शय को सह बोलने पर लोग मजाक उड़ाते हैं। और जब समझ में आया तो थोड़ा सा हमने उसको समझना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा अरे तू बोलना नहीं आता, अपनी शक्ल देखी है। और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बना। और आज भी जब मैंने नाटक करना शुरू किया तो मैंने तय किया हम अपने किसी भी अभिनेता को रंग से, जाति से, क्षेत्र से या उसके टैलेंट से हम तय नहीं करेंगे। उसके अंदर कितना कौशल है या नहीं है वो समय तय करेगा। हम हर अभिनेता का स्वागत करते हैं। तो रंगमंच में ये एक बहुत अनोखी बात थी, बहुत अनोखी बात थी। और उसके बाद जब श्रीकांत जैसे अभिनेता आए, इनको उसका रिजेक्शन का सामना कम करना पड़ा, लेकिन उतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस समय तक जो है एक पूरी हवा आ चुकी थी कि आप रिजेक्ट करना गलत है, उनके टैलेंट के हिसाब से आइए। पहले होता था कि आप जैसे सिनेमा में, आज आप 10 साल पहले तक सिनेमा में होता था। और जैसा कि अभी देखिए पूरे सिनेमा के अंदर जो खानदानों का वर्चस्व था, उस वर्चस्व की लड़ाई को आप सहमत हो या न हो, लेकिन कंगना रनावत ने उस वर्चस्व को चुनौती दे रखी है। आप उसके राजनीति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके सवालों से नहीं, जो सिनेमा में उसने बदलाव लेकर आई है पिछले 3-4 सालों में। आज बात करते लोग घबराते हैं, कंगना कुछ बोलना दे। फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में देख लीजिए, फिल्म फेयर अवार्ड का सारा कच्चा चिट्ठा उसे 3 दिन में खोल कर रख दिया है कि कैसे अवार्ड बिकते हैं। तो ये जो परिवर्तन सिनेमा में आ रहा है, जो जहाँ पर पैसा भी है, शोहरत भी है, वो नाटक में बहुत ताकत के साथ आ रहा है। और नाटक के अंदर कोई भी किसी को रोक नहीं सकता। यहाँ अपना हर कोई आता है, हर चाहे किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको जगह मिलती है। वो अलग बात है उसमें कितना टैलेंट होता है, या परिवार से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कितना आगे संघर्ष कर पाता है। लेकिन मौके सबके लिए। तो ये जो मैंने पिछले 3 साल की यात्रा बताई, 30 साल की, वो पूरे हिंदी रंगमंच की यात्रा अस्मिता के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम उसका अहम हिस्सा है। जो कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर उसका अहम हिस्सा है। हमने वो साल गुजारे हैं जहाँ पर परिवर्तन नाटकों की दुनिया में हुआ है, नए विषय, दर्शकों का अंबार लगा है। जब मैं नाटक करता था, मुझे याद है जब एल्बर्ट कामू का कालीगुला कर रहा था, तो उस समय मेरे सामने 5 दर्शक थे और हमने नाटक किया। और हम मंच पर जो है 35 एक्टर थे।
हमने कहा अरे हमने कहा कि आप 5 हमारे 500 के बराबर हैं। और आज स्थिति ये है, जो 30 सालों परिवर्तन, जो आगे तो और ज़्यादा होगा। ये स्थिति है कि हम जब नाटक करते हैं हमें 150-200 अभिनेता दर्शकों को हाथ जोड़ कर वापस भेजना पड़ता है कि आप अगली बार आइए। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ये लगातार होगा और समाज का बहुत हिस्सा है। क्योंकि इस समय एक सबसे बड़ी बात जो है, रंगमंच कभी खत्म नहीं हो सकता। बहुत लोगों ने घोषणाएं की, कहानी खत्म हो जाएगी, कविता खत्म हो जाएगी, रंगमंच खत्म हो जाएगा। जिस समय मुझे याद है, जिस समय हम लोग आया था, उस समय रंगमंच के बहुत सारे अभिनेता उधर चले गए, बुनियाद में चले गए, फिर बैंडिट क्यून के समय तो बहुत ही ज़्यादा अभिनेता सिनेमा में चले गए थे। तो उस समय लगा कि लोग एक खालीपन आ रहा था, लोग लगा नाटक खत्म हो जाएगा। लेकिन नाटक खत्म ना तब हुआ था, ना आज 100 साल बाद होगा, ना जब तक सभ्यता रहेगी तब तक नाटक खत्म कोई नहीं कर सकता। नाटक हमारी ज़िंदगी है, हमारी जान है, हमारी सांस है। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और ऊर्जापूर्ण बातें करी हैं कि भाई कलाकार का नाम ही जिंदगी है। श्रीकांत जी, आपके विचार के थिएटर कहाँ जा रहा है 5 वर्ष से यहाँ? वेयर डू यू सी थिएटर? अरविंद जी की बातें में हम सब लोग एकदम उस प्रवाह में हम सब लोग बह गए हैं। बट अरविंद जी बहुत खूबसूरत और बहुत ही अरविंद जी ने जो एक बात कही, दर्शक, ये 90s की बात है। मुझे याद है जब कोर्ट मार्शल आपने जब किया था तो श्रीराम सेंटर में बाहर तक लाइन लगती थी। ये 96 की बात है शायद, और मेरे पास वो 25 रुपये या 20 रुपये का वो टिकट अभी तक वो पड़ा होगा शायद, वो लेकर मैंने देखा था। और उस समय बहुत दूर तक लाइन होती। तो आप वो तो मतलब दर्शक तो आपके उस समय भी बहुत थे, बहुत लोग आते थे, तब भी वापस जाते थे। तो वो तो आप सार्थक और अच्छा रंगमंच करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे और आपसे जुड़ेंगे ही। लेकिन वो बाकी ये तो लोगों का आप ज़बरदस्ती नहीं लेकर आ सकते उन्हें। बाकी आप मुझे एक बार फिर से सवाल बताइए। सवाल ये था श्रीकांत जी कि थिएटर को आप कहाँ देखते हैं फ्यूचर में? क्योंकि आज एंटरटेनमेंट, आर्ट्स की दुनिया में बदलाव निरंतर है, तो थिएटर कहाँ जा रहा है? ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गलत है। थिएटर को हम आगे या फ्यूचर में क्या देखते हैं, इसको मैं वो नहीं मानूंगा। क्योंकि थिएटर जो है ना, रंगमंच जो है, वो मैंने पहले भी कहा था शुरू में कि वो तो प्राचीन पौराणिक काल से हमारे अंदर है, हमारी संस्कृति है ये। आप घर में भी आप वो रंगमंच खत्म हो ही नहीं सकता। घर में भी आप छोटे से बच्चे को आप कहते हो बेटा जरा अंकल आए, जरा कुछ करके दिखाओ, है ना। वो तो बचपन से आप करवा रहे हो ना रंगमंच। वहाँ एक एक्टर भी पैदा कर रहे हो आप, वो उससे करके दिखाओ बेटा, चलो करो। अभी ना शर्मा रहा है जरा थोड़ा, है ना। तो थोड़ा ऐसे बच्चा वो देख रहा है, पता नहीं क्या, मतलब क्या करवा रहे हैं, क्या करूं। तो आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं जरा हमारे बेटे को बहुत एक्टिव है, उसको किसी ऐड में आप करवाइए ना। मैंने कहा मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थिएटर को मैं ये मान के चलता हूँ कि रंगमंच ना कभी ख़त्म हुआ है और ना ही कभी होगा। ये आप चाहे किसी भी उसमें रूप में आप ले लीजिए, और ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में मतलब इंसान जब जो साइंस के हिसाब से जो कहते हैं, जो गुफा वाला, जो पाषाण युग में भी था, जब वो शिकार करके आते थे तो वो आके वो घर में वो औरतें होती थी, बच्चे होते थे, उनको बताते थे कि कैसे हमने किस तरीके से शिकार किया, कैसे उसे मारा, वो बन के दिखाते थे उन्हें। तो तब से ही चला आ रहा है। आगे भी मैं ये कहूँगा कि रंगमंच वही रहेगा। बाकी चीज़ें OTT या सिनेमा, ये सब चीज़ें खत्म होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, लेकिन इनके वो माध्यम, मैं इनको माध्यम कहूँगा। सिनेमा जो है वो और थिएटर अलग है। सिनेमा बिल्कुल ही अलग है, वो माध्यम ही अलग है, उसमें टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निकली थोड़ा सा होता है। और ये जो रंगमंच है, रंगमंच जैसे सर ने पहले भी कहा था कि उसमें ना कोई छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, जो जैसा है वैसा है। आपको यहां से वहां तक, अभी तो माइक है ना, मुझे बिना माइक के वहां तक आवाज पहुंचानी है लास्ट तक। वो मेरे पास यहाँ माइक नहीं होगा, लैपल नहीं होगा। कुछ लोग करते हैं लैपल लगाकर वो नाटक करते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो रंगमंच नहीं लगता मुझे। फिर ऐसा लगता है कि ये उसकी वो फीलिंग नहीं आती।
तो जब आपकी आवाज में दम होता है, एक एक्टर जो रंगमंच का होता है उसकी आवाज में दम होता है, उसकी परफॉर्मेंस में दम होता है, उसमें एनर्जी होती है। एनर्जी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये मंच जो है उसमें चार्ज करना बहुत जरूरी है। चार्ज मतलब जो आप लोग सब बैठे हैं सबके साथ एक तारतम्य, एक तार बनता है दर्शक का और एक्टर का, जो परफॉर्मर है उसके बीच। वो जब बन जाता है तो फिर ना वो उठते ना ये रुकता, वो फिर चलता रहता है। और कई बार तो पहले ऐसा हुआ करता था पारसी थिएटर में कि पूरी पूरी रात चलता रहता था, पूरी रात। मतलब लोग वंस मोर वो जो चलता था उसका वो पूरी रात बीत जाया करती थी। तो इसलिए बस वही है कि रंगमंच कभी खत्म नहीं होगा। भविष्य या उसका अतीत, उसके ऊपर मैं मतलब कुछ नहीं कहूँगा, वो तो अमर है। जी हाँ, रंगमंच सदा अमर रहे। रंगमंच हमारे जीवन का एक विद्यालय है, उसको कहीं किसी सीमा के स्तर से हम नहीं जोड़ सकते। थिएटर इज समथिंग दैट कट्स अक्रॉस आवर लाइफ, वी कैन नॉट कोडिफाई इन टर्म्स ऑफ स्पेसेस एंड टाइम। आखिरी सवाल समय का मद्देनज़र रखते हुए, अरविंद जी, मैं एक शिक्षक हूँ और ये बताना चाहती हूँ, मेरे साथ चारूप जी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं आप हमारे विश्वविद्यालय में। हम जब स्टूडेंट से संवाद करते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, सबसे पहला वो कहते हैं भाई थिएटर सोसाइटी कहाँ है कॉलेज की। हर कॉलेज की एक पहचान हो जाती है, बन जाती है उसकी एक सक्षम थिएटर सोसाइटी, उसका एक नाटक का जो मंच है उस युवा के लिए। और जो हॉल में उपस्थित युवा हैं हमारे साथ, जिन्होंने विचारों के सृजन को सदा अमर रखा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है रंगमंच को लेकर? मतलब मैसेज तो इसका मतलब है कि आप बूढ़े हो गए मैसेज देने के लिए, तो मतलब आपको रख दिया गया है। आमतौर से ऐसे होता है ना कि कुछ दे दीजिए युवा पीढ़ी को। तो मैसेज का अर्थ हमारा ये था कि मैं समझ रहा हूँ विचार, ये मेरा रंजीत वाला स्टाइल था। रंजीत के छोटी छोटी बातों में बहुत ही मतलब जो है बहुत ही मारक और बहुत पैनी बात कह जाते हैं। ये रंजीत यहाँ कहीं है तो सुन ले, बहुत कौशल है आपके अंदर। ये आपके लिए तालियां रंजीत के लिए। तो मैं रंजीत से बात सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे जो है ना बोला जाए। तो ये कि सबसे पहले कि आप रंगमंच अब मैं क्यों कर रहा हूँ, या मैं समाज में मेरी भूमिका क्या है, आसपास मैं किस लिए आया हूँ। कहीं भी हम कहीं भी हैं, चाहे नाटक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, कहीं पर भी हैं। मेरे सामने न्यायाधीश महोदय बैठे हुए अनिल जी यादव जी, आप भी न्यायाधीश भी, तो कोई भी कहीं पर भी है। तो चाहे ब्यूरोक्रेट, हमारी जो भूमिका है समाज में बहुत बड़ी है। हम इतनी बड़ी भूमिका कर रहे हैं कि समाज में जो परिवर्तन है, जो समाज में जो परिवर्तन है, देश में जो परिवर्तन है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए सबकी भूमिकाओं की ज़रूरत है। सब अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छे अभिनेता हैं और अभिनय को अच्छे से कीजिए, बढ़िया से कीजिए, और दूसरों को आपके अभिनय से परेशानी ना हो, बल्कि आपका अभिनय, आपका स्क्रिप्ट, आपका काम दूसरों को मदद करे, इस देश को तरक्की करने में मदद दे। और जो नाटक है, नाटक आपको मालूम होगा क्या है, नाटक हमारा 5वां वेद है। नाट्य शास्त्र 5वां वेद है, और वो उसकी पूरी दास्तान, उसकी पूरी बातचीत ऐसी अद्भुत है जिसको लगता है कि नाटक का जन्म क्यों हुआ। तो वहाँ से अगर हम जब पढ़ते हैं तो जानते हैं हमारी बहुत ही बड़ी परंपरा है और हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारी कला हो, संस्कृति हो, या हमारी नाट्य परंपरा हो, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो परंपरा है, जो नाट्य परंपरा का जन्म बल्कि भारत के अंदर ही हुआ था। ये हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है। हम अक्सर इसको भूल जाते हैं, और हम अक्सर जो है, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, मैंने कोई ऐसा देश नहीं जहाँ नाटक नहीं किया हो। रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर फ्रांस, यूएई, सब जगह मैंने जो यूरोप में बहुत किया है। दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल स्कॉटलैंड में, एडिनबरा में भी मैंने जो वहाँ पे सारे देखा है। और हर जगह मैंने पाया है कि अगर मैं अपनी संस्कृति को भूलकर, अपनी सभ्यता भूलकर, अपने देश की कल्चर को भूलकर, रीति रिवाज को भूलकर, अपनी चीज़ों को जो मेरी ताकत है उसको भूलकर अगर मैं जो मोर का पंख अपने पीछे लगाता हूँ तो मैं मोर नहीं बन सकता। तो ये मेरी ताकत है, और यही मेरा है कि आप जो हैं वो रहिए। मैंने दुनिया में जहाँ भी नाटक किया, मैंने हिंदी में नाटक किया। आपको समझना तो समझिए, मेरी भाषा हिंदी है, वही मेरी अभिव्यक्ति की भाषा है, उसी में अच्छे से कह सकता हूँ। तो ये मैंने हमेशा रखा। एक जो सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे लगता है हमेशा की, कि आप जो काम कर रहे हैं
उसको तो अच्छे से कीजिए, लेकिन अपने आसपास की जो चीज़ें उसको मत भूलिए। और समस्या है, हर जगह समस्या है, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है। नाटक के अंदर समस्या है, नाटक में भी मतलब तमाम जो है पैसे की कमी से लेकर, जैसे आपने कहा, उससे लेकर अभिनेता के कैरियर से लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, सब कुछ है। लेकिन उसके बीच में भी काम सबसे महत्वपूर्ण है। लगे रहिए, अपने समाज के बारे में जानिए, उसको समझिए, जानकर समझकर तब आप करेंगे तो आप। और एक नाटक है एक कहानी है उदय प्रकाश की, वारेन हेस्टिंग्स का सांड। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो किया उसके फैंटेसी, उसका यथार्थ है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है वो। उसमें एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण हमेशा मुझे लगती है कि अगर किसी देश को ख़त्म करना है, उसकी कला को, संस्कृति को, इतिहास को, उसको ख़त्म कर दीजिए। तो हमें, जब तक हमें अपने देश के कला, इतिहास, संस्कृति पर हम गर्व नहीं करेंगे, निसंदेह उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो समय के हिसाब से नहीं होती हैं। उसको हमें परिवर्तन करना, उसी को हमें संशोधित करना है। लेकिन जब तक हम अपने आसपास को नहीं देखेंगे, अगर मैं अपने परिवार की पूरी परंपरा को नहीं जानूंगा और मैं बाहर को जानने की कोशिश करूंगा, तो मेरी जड़ें कहाँ रहेंगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे आज डिबेट चल रही है, आप सिनेमा से हैं, आज डिबेट जो बम्बई और जो है साउथ के सिनेमा में चल रही है, मैं उसी के बारे में एक बात कह अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारे बम्बई सिनेमा को अपने बटन खोलकर, कपड़े उतारकर अपने साबित करने की जरूरत पड़ती है। जो अभिनेता चुक गए हैं ना, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, जिनको जो उनकी वक्त जा रहा है, वो कपड़े उतार के फोटोशूट कराते हैं चर्चा में आने के लिए। लेकिन वहीं पर साउथ का एक अभिनेता, टूटी प्लास्टिक चप्पल पहनता है, लुंगी पहनता है, कुर्ता पहनता है, और चाहे एक हाथ से मुक्का मारकर 20 लोगों को हवा में उड़ा दे, लेकिन वो अपनी जमीन से जुड़कर ही काम करता है। और इसलिए साउथ का सिनेमा आज हमारे बम्बई के लिए चुनौती बन रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वरना बम्बई जो है अगले 10-12 साल में बहुत सारी चीज़ें हम खो जाएंगे, बहुत मुश्किल वक्त है। अगर बम्बई के ये जो बड़े बड़े स्टार नहीं संभले, तो शायद इनको सीख लेनी चाहिए वहाँ से। वो अभिनेता अपने समाज के लिए, उनका सारा सिनेमा जो है परिवार के लिए होता है। मैं इस परिवार साथ में बैठ कर देख सकता है। बम्बई की बहुत सारी फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म की चीज़ें हम परिवार के साथ बैठ कर नहीं देख सकते हैं। कि हमारी ज़िंदगी में राजनीति, सेक्स या वायलेंस से सबसे बड़ी चीज हो गई है कि हम उसी को दिखाते रहे, वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है क्या? नहीं। तो यहां जब तक बम्बई सिनेमा नहीं सोचेगा, OTT प्लेटफॉर्म वाले नहीं सोचेंगे, तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चीज़ों को दोबारा सोचने समझने की ज़रूरत है, तभी हम जो है, शायद मुकाबले की बात नहीं है, जो साउथ का सिनेमा अपने बहुत सक्षम है, उसको मुकाबला नहीं हो सकता, शायद अपनी जगह कामयाब, अपनी जगह को कायम रख सकते हैं। अभी कायम रखना बड़ी चुनौती है, उसको चुनौती देना तो बहुत दूर की बात है। शुक्रिया। श्रीकांत जी, युवा के लिए आपका क्या मैसेज है? सर का इतना सशक्त और जोरदार मतलब बातचीत होती है कि मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन क्या था, है ना? नहीं, वो मतलब मैं बार बार भूल जाता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। मैं इतना मतलब रम जाता हूँ सुनते, है ना? मतलब इतना अच्छा सर बोलते हैं और इतनी अच्छी बातें बोलते हैं, और रियली सच में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बातें कही हैं कि सिनेमा में वो ये सब चीज़ें जो आती जा रही हैं। अच्छा सर, आपने कहा था ना जो रंगमंच का जन्म, जो तो वो तो बहुत ही पुरानी बात है, तो लोग सोचते भी नहीं। हाँ, वो क्योंकि हमारा जब सतयुग खत्म हुआ था, तो सतयुग जब खत्म हुआ तो देवताओं ने कहा कि अब तो ये जो दुख रहित था ना वो सतयुग, उसमें तो कोई दुख ही नहीं हुआ करता था। जैसे सतयुग खत्म हुआ, त्रेता आया, तो उसमें दुख आया। तो दुख के साथ जब देवताओं ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी से कहा कि ये दुख को भुलाने के लिए क्या करें, ये जो आई है नई चीज, इसके लिए क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में से, जैसे अपने ऋग्वेद में से कथा निकाली, और सामवेद में से ये अपना गायन निकाला, और वो सर ऋजुवेद था ना, उसमें से उन्होंने वो निकाला था, ये अपने क्या कहते हैं, अभिनय, और फिर अथर्ववेद में से निकाला था रस। तो इन सबको मिला के नाटक की उत्पत्ति हुई थी। तब ये सोचिए ना, कहाँ से कहाँ तक ये तो हमारी संस्कृति है हम लोगों की। इसमें कोई धर्म वर्म तो बात की बातें हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पैदा होने वाला, इस मिट्टी में पैदा होने वाला जो भी कोई है, उसकी ये संस्कृति है। क्योंकि
अब अगर इसके ऊपर तो मैं ये कहता हूँ कि बातचीत की जाए तो बहुत लंबी हो सकती है, बहुत लंबी, टाइम लिमिट मत रखिए फिर तो लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत अच्छा विषय है। और इसी चीज़ को लेकर मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप क्वेश्चन मुझे एक बार फिर बता दीजिए। नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही, मैं ज़्यादा नहीं। श्रीकांत जी, बस युवा के नाम आपका क्या संदेश है जो एक्टिंग के, थिएटर के रंगमंच में आना चाहते हैं? रंजीत जी मुझे कह चुके, मैं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रंगमंच जो थिएटर है वो सिर्फ एक कोई पेशा नहीं है। ये एक आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। आपको मतलब जीवन में आप अगर थिएटर करते हैं तो थिएटर करने का मतलब ये नहीं कि आप इससे पैसा कमाएं या आप इसको प्रोफेशनली आप करें, इससे आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो थिएटर के लिए मैं ये कहूँगा कि करते रहिए और उसके साथ साथ अपने जीवन यापन के लिए जो भी कुछ, कोई इंजीनियर हैं या कोई डॉक्टर बनना चाहता है वो भी बनते रहिए, लेकिन इसको एक अपने जीवन का एक अंग बनाकर रखिए। थिएटर जब टाइम मिले तब रंगमंच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपको हमेशा नई ऊर्जा देगा जीवन जीने कि मतलब एक बहुत ही मैं कहूँगा कि इससे मुझे भी बहुत फायदा हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं बोल नहीं पाता था, मैं हकलाता था, बहुत हकलाता था। तो मुझे जब मैं कुछ रुक जाऊं जी, मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप रंगमंच के 5 साल और 10 साल की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, उधर कंट्रीज़ में जाइए, 20-20 साल चलता है एक थिएटर। बहुत बढ़िया। क्या कारण है? एक बात, और वहाँ के जो कलाकार हैं दे आर वेरी वेल्दी, पैसा मिलता है उनको। बिल्कुल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है उसके बाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये है स्टेज क्राफ्ट सो पुअर। आप एक्टिंग, ड्रामा, ये वो सब अपनी जगह है। हमारे देश में कहाँ चलिए ना ज़रा, यहाँ मेरे साथ अपने NSD में कपड़े भी फट जाते हैं, सीट में से लोहा निकला पड़ा है। कितनी बार कहा मैंने मिनिस्टर, इतनी बड़ी जगह पड़ी है, वहाँ अलग अलग छोटे बड़े थिएटर्स बनाएं, उनमें अच्छा स्टेज क्राफ्ट हो जिसमें कि एक्टिंग के साथ साथ और वो सब वो भी दिखाई दे। तो क्यों नहीं चलेगा हमारे यहाँ एक थिएटर 10-10 साल, 2-2 साल पहले टिकट बुक करानी पड़ती मुझे। मैं आपको छोटी सी बात करूँगा सर, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर कि फंड बहुत है पर वो कहाँ जाता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी रेपेटरीज हैं लेकिन घरों में है, कहाँ है लंबा विषय है, अब बात निकली, बहुत लंबी चीजें इस पे मतलब वो चीजें हैं कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोग थिएटर में पैसा नहीं है। अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको घर में ये बोला जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, करते क्या हो, तुम कमाओगे क्या, कब और क्या करते हो। तो मैं वही चीज़ मैं कहूँगा, मैं आने वाले जितने भी अपनी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, मैं उसको बस इतना ही बोलूँगा कि आप लोग रंगमंच से जुड़े रहें और हमेशा वही वाली बात कि इसको अच्छी तरह से समझ लें। एक्टर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि वो एक्टिंग को सीखने या सिखाने की चीज़ नहीं होती एक्टिंग, ये सब समझने की चीज़ें होती हैं। कला जितनी भी हैं ये समझने की होती हैं चीज़, क्योंकि कोई सिखा नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि आपके अंदर जितनी समझ पैदा होगी उतने ही आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे या अच्छे कलाकार बनेंगे। इसलिए पहले समझ पैदा करना, बहुत पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी बातों को सुनना सीखना। और मतलब कहते हैं ना कि आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले मत बोलिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप देखिए क्या नहीं होता। और इसलिए पहले सिद्धि प्राप्त करो, प्रसिद्धि तो मिल जाएगी। शुक्रिया श्रीकांत जी। तो साथियों, इसी के साथ ये सुंदर सत्र की समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर जश्न-ए-अदब फाउंडेशन को उनके 10 बेहतरीन वर्षों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारी बैठकें, हमारी महफिलें इसी तरह विचारों के सुंदर मंथन व सृजन के साथ आगे बढ़ती रहें। आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।